वअल्लैस लिल्इंसानि इल्ला मा सआ वअन्न सअयहु सौफ युरा। और ये कि इंसान के लिए उसके सिवा कुछ नहीं जो उसने कोशिश की हो, और ये कि उसकी कोशिश जरूर जेरे नजर रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे यहाँ लेडीज़ शूटिंग के मुतल्लिक़ एम्ब्रॉयडरी होती है। हमारे पास सबसे पहले प्लेन कपड़ा आता है, प्रिंटिंग कपड़ा आता है, हम उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। जब हमारे पास कपड़ा आता है सबसे पहले तो हम उसे स्टोर में अंदराज कर लेते हैं। एम्ब्रॉयडरी जो है ये लेडीज़ शूटिंग के ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे कि ये कपड़ा आप देख रहे हैं, ये क्रिंकल है, शिफॉन है, और इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं जिसके ऊपर सिल्क आती है, ग्रिप वगैरह आती है और दूसरे लेडीज़ कपड़े आते हैं। इनसे हट के अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हमारी बेडिंग में और एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उन पे भी एम्ब्रॉयडरी होनी शुरू हो चुकी है। अब आपको हम बताते हैं कि इन मशीनों पे कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं जिनके साथ ये एम्ब्रॉयडरी होती है। इसमें एक जो अहम चीज़ है वो इसमें धागा है। इसमें एक ख़ास नोयत का धागा चलता है जिसे हम विस्कोस बोलते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं, जैसा कि आपने लेडी सूट पे देखे होंगे, मुख्तलिफ़ कलर्स की कोने होती हैं, उनके लिए शेड कार्ड होता है। उसके ऊपर से हम शेड लेके जैसा भी कोई चाहे, एक बायर एक पार्टी हमारे पास आती है, वो हमें कहती है कि हमें ऐसे ऐसे कलर लगा दें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि एक कपड़ा ये शिफॉन पे तैयार हुआ है, इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं और मुख्तलिफ़ कलर देख रहे हैं लगे हुए हैं। और इसके ऊपर ये एक आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस लगा हुआ है, जिसे हम लेडी जो है ना स्तारी के नाम से बोलती हैं कि ये स्तारी शूटिंग है। इसका तरीकाकार ये है कि इसकी ये ऐसे सीडीज़ बनी जाती हैं स्तारी की, जैसे कि ये आप लगी हुई वाज़े देख रहे हैं कि ये स्तारी जैसे जैसे लगी हुई है। मशीन कैसे काम करती है, ये कैसे इसके ऊपर कढ़ाई होती है, ये मैं आपको मशीन पे जाके बताता हूँ कि ये किस तरह काम करती हैं अपना। आओ आप मशीन की तरफ चलते हैं। इस मशीन का जो चलने का तरीकाकार होता है, ये बिल्कुल जैसे ख़वातीन घर वाली मशीनों पे सिलाई करती हैं, हाथ वाली मशीनें, सेम उसी तरह होता है। सिर्फ ये है कि ये कंप्यूटर के साथ चलती हैं और वो जो है वो हाथ के साथ चलाती हैं। जैसा कि आपको ये कपड़ा लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसके हर तरफ ये क्लिप लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं। इसके साथ हम कपड़े को ग्रिप कर लेते हैं। और वो जो आपको मैंने पहले धागा दिखवाया था कि ये कैसे चल रहे हैं, ये धागे इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये दो आपको एक मैरून कलर की और एक सब्ज़ कलर की कौन नज़र आ रही है। वो मशीन ऊपर से धागा ले रही है और ये नीचे इसकी नीडल है। सेम जैसे घर की मशीनें होती हैं, ख़वातीन चलाती हैं, उसी तरह ये मशीन है। ये ऊपर से धागा ले रही है और नीचे से एक छोटी सी फिरकी होती है, जैसा कि ये लड़का दिखा रहा है। ये आप देखें कि ये सेम वही वाली फिरकी है जो घर वाली मशीनों में इस्तेमाल होती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो मैनुअली हाथ के साथ चलती है और ये कंप्यूटर के साथ चलती है। कुछ मशीनें होती हैं जो सिर्फ सादा सिर्फ धागे की कढ़ाई करती हैं, और कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो सितारे भी लगाती हैं और उसके ऊपर धागे के साथ भी कढ़ाई करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने ये भी कंप्यूटराइज मशीन है। आप इसमें डिज़ाइनिंग देख रहे हैं और ये साथ इसके ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ देख रहे हैं। इसके ऊपर ये आपको ये सितारे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, साथ ही ये धागे की कढ़ाई भी हुई है। और ये जो मैंने आपको अंदर दिखाई थी कि ये जो सितारे सीडीज़ होती हैं, ये ऐसे इसके ऊपर वर्क करती हैं। ये मशीन के ऊपर फिट हो जाती हैं और नीचे से ये ऑटोमेटिक तरीके के साथ ये ख़ुद मशीन लेती है और डिज़ाइन में जैसे पंच किया हो ये उसके ऊपर सितारे लगाती जाती हैं। इसी तरह आप इसके ऊपर छोटा डिज़ाइन, बड़ा डिज़ाइन, जिस तरह का चाहें आप धागा लगा सकते हैं, जिसका तरह का चाहें आप ये सितारे लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती कि आपने ये 2 गज़ बनाना या 10 गज़ बनाना है। इस मशीन की ख़ुसूसियत होती है कि आप 100 गज़ 200 गज़ भी अगर कपड़ा इकट्ठा बनाना चाहें तो रिपीट बाय रिपीट चलता रहता है और बनता रहता है। नाज़रीन, अब आपको डिज़ाइनिंग में लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ डिज़ाइनिंग कैसे होती है, ये डिज़ाइन किस तरह तैयार होती हैं, फिर ये मशीनों पे किस तरह चलते हैं। आइए। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे डिज़ाइन देख रही हैं, ये डिज़ाइन ख़ुद तैयार किया है। ये हमारे जो साहब बैठे हैं, तनवीर साहब डिज़ाइनर बैठे हैं, ये इन्होंने ख़ुद तैयार किया है। इसी तरह के कोई डिज़ाइन हल्के भी होते हैं, भारे भी होते हैं, ये ख़ुद ही तैयार करते हैं।
और ये ज़रूरत होती है फैक्ट्री की कि अगर आपने एम्ब्रॉयडरी का काम करना है तो उसकी यूनिट को आपका ख़ुद अपना होना चाहिए, ताकि ये ख़ुद आप तैयार करें, ख़ुद बनाएं इन चीज़ों को। जैसा कि नाज़रीन आपको ये एक हैवी किस्म का डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये स्पेशली साड़ी के लिए तैयार होता है। इसमें आप जिस तरह के चाहें इसमें कलर कर सकते हैं। ये आप जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको येलो कलर भी नज़र आ रहा है और इसमें ग्रीन कलर भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं। ये जैसे चाहें आप बना सकते हैं। इनके लिए भी जैसे कि दूसरे कामों के लिए हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इसी में भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है और ये इसके मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो कि हैवी डिज़ाइन बनाती हैं, हल्का डिज़ाइन बनाती हैं। और ये चीज़ें एक ख़ास हिस्सा है, स्पेशली हिस्सा है एम्ब्रॉयडरी का। इसके बगैर ये चीज़ नामुकम्मल है। कोई भी चीज़ जब सबसे पहले आती है तो उसको हम डिज़ाइनिंग में तैयार करते हैं, उसके बाद ये मशीन में जाके चलता है, फ्लापी की शक्ल में मशीन में चला जाता है। फिर मशीन जो है वो भी कंप्यूटराइज्ड है, वो इसको आगे चलाती है। डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर के ऊपर जो भी डिज़ाइन हमारे पास सैंपल आता है तो हम उसे सैंपल को ले लेते हैं और उसे स्कैनर में लगा देते हैं। जब वो स्कैन हो जाके कंप्यूटर में आ जाता है तो उसके पंचिंग टूल होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करके ये डिज़ाइन बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ये भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अभी देखेंगे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आप जो भी चीज़ चाहें वो पंच कर सकते हैं। आप इसमें स्कैन करें और उसको कंप्यूटर में ले आएँ और उसको लगाएं, तो इसके टूल इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा। ये दिखाएं दूसरा, वो बिस्मिल्लाह वाला दिखाएं। अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। इसके साथ मोनोग्राम वगैरह भी होते हैं। इसी तरह ये डिज़ाइन जब पंच के साथ कंप्लीट हो जाते हैं तो दोबारा इसमें ये USB लगती है। ये डिज़ाइन हम कन्वर्ट इसमें कर लेते हैं और यहाँ से उतार के हम इसको मशीन में ले जाते हैं, तो मशीन फिर इस पे काम करती है। जब डिज़ाइनिंग अपने टूल के साथ कंप्लीट हो जाती है तो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं USB में। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो इसमें फ्लापी भी लगती है, बाज़ ऐसी मशीनें होती हैं जो फ्लापी के साथ चलती हैं और बाज़ मशीनें जो USB के साथ करती हैं। तो डिज़ाइन हम वहाँ से लेके अगर फ्लापी में चलने वाली मशीन हो तो फ्लापी में डाल लेते हैं, अगर USB में चलने वाली हो तो इसमें डाल लेते हैं। इसमें डाल के इसे मशीन में ले जाते हैं। और इसमें जो डिज़ाइन है इसे बनाने के लिए एक माहिर बंदे की ज़रूरत होती है। ये जो आम काम है ना डिज़ाइनिंग का, ये ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए स्पेशल जो एक तरबियत याफ्ता बंदा वो कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग के ऊपर इस वक्त शराज साहब बैठे हुए हैं। ये हमारे जो ऑनर हैं इसहाक साहब, ये उनके बेटे हैं। ये ख़ुद डिज़ाइनिंग करते हैं और इन्हीं के कामयाबी का राज भी यही है कि ये इन्होंने खुद मेहनत की है और ये सारे काम खुद अपने हाथ से करते हैं। जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं छोटे मोनोग्राम, ये चीज़ें जो बच्चों की शर्ट्स पे बनती हैं और ये दूसरी जो होती हैं शर्ट्स बड़ों के पहनने वाली, उनके ऊपर भी बनी होती हैं। आपने ये चीज़ें अक्सर जो शर्ट्स की पॉकेट होती हैं उसके ऊपर बनी होती देखी हैं। ये आप देख रहे हैं ये बच्चों की शर्ट के लिए है। ये चीज़ें जो है ना हम खुद ही तैयार करते हैं। धागे वगैरह जो इस पर यूज़ होते हैं, इसकी कलेक्शन के लिए हम कंपनी वाले जो ना वो शेड कार्ड देते हैं। ये आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा रेंज होती है शेड्स की। ये देख रहे हैं आप, ये जो शेड होते हैं ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के आते हैं और आप जैसा शेड पसंद करें, जैसे आपका ग्राहक शेड पसंद करे वो आप लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ धागे की कोनों की शक्लों में आते हैं। छोटी कोनें आती हैं, इसमें बड़ी कोनें आती हैं। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप बड़ी कोन भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि मशीनों पे वो काम हो रहा था, कढ़ाई हो रही थी। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कमी बेशी रह जाती है, कुछ उसके ऊपर धागा रह जाता है या कोई धागा मिस हो जाता है, उसके ऊपर जो सितारे लगे होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो उसके लिए एक चेकिंग रूम होता है जहाँ पे लड़के जो है ना, बाज़ जगहों पे लड़कियाँ भी काम करती हैं, बाज़ जगहों पे लड़कों पे काम करते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल कमरा होता है जहाँ पे वो कपड़े को टेबल पे डाल लेते हैं और फिर वो देखते हैं इसमें कोई चीज़ कमी बेशी तो नहीं। अगर कमी बेशी हो तो वो उसको दोबारा मैनुअली हाथ से बना के, या उसके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन भी होती है उसके साथ बनाते हैं। आए अब आपको वो काम करते हुए लड़कों को दिखाएंगे वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त कपड़ा जो मशीन से तैयार होकर आया है उसके ऊपर आप देख रहे हैं कुछ धागे हैं, वो लड़का जो हाथ से उस धागों को उतार रहा है। ये उसकी बिल्कुल फिनिशिंग कर रहा है कि ताकि इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो गाहक है उसे पसंद ना करे, या उसमें कोई मिसिंग है जो अच्छी ना लगे। वो ये सारे काम हाथ से होते हैं। ये अब वो इसे जब कंप्लीट कर लेगा, अगर इसके बाद कोई चीज़ रह जाएगी तो वो एक दूसरी तरफ एक छोटी मशीन लगी हुई है जिसके साथ वो हाथ से काम करता है।
उतारने के बाद अगर उसमें जो कमी रह जाती है तो वो सामने देखें मशीन पे काम हो रहा है, जो थोड़ा बहुत कोई धागा मिस रह जाता है या एम्ब्रॉयडरी नहीं हो सकती, किसी वजह से एम्ब्रॉयडरी जो उधर जाती है तो फिर दोबारा बनाते हैं, वो मशीन पे आप काम होता देख रहे हैं। इसके साथ ऐसे ही जो सितारे आपको लगे नज़र आ रहे हैं, अगर वो भी कहीं से मिस हो जाएं तो वो भी ऐसे मशीन के साथ लग जाते हैं। ये क्वालिटी बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसके साथ आप ऐसे अगर काम को अच्छा उम्दा तरीक़ा से करेंगे तो आपका गाहक आपसे मुतमिन रहेगा। ये कपड़ा मुकम्मल तैयार हो चुका है और ये जाने के लिए, जिस गाहक ने ये बनाने के लिए भेजा है उसके लिए वापसी के लिए तैयार है। तो ये लड़का उसकी मीटर्स कर रहा है, यानी कि जिस पैमाइश से कपड़ा है उसी पैमाइश से हमने उसे वापस करना होता है। अगर आप वज़न के साथ लेते हैं, अगर पैमाइश के साथ लेते हैं तो हमें उसी तरह वापस करनी चाहिए, इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। ये भी कारोबार में एक अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि पहले वो कपड़े को सारा चेक किया गया कि ये कितने मीटर कपड़ा था और कितने मीटर जा रहा है, उसका वो सारा पैमाइश पूरी करके अब उसकी पॉली बैग में पैकिंग की जा रही है। ये पैकिंग इसकी अहम ज़रूरी होती है ताकि कपड़े को दाग धब्बा ना लगे, कपड़ा ख़राब ना हो और महफूज रहे। इसके बाद ये मुकम्मल इसे पैक करके इसके ऊपर एक और पैकिंग चढ़ाएंगे ताकि इसको नमी कोई चीज़ इसके अंदर ना जाए। ये जैसा कि आप ये सामने देख रही हैं, इसमें तकरीबन ये 30 सूट हैं, लेडीज़ जो है ना 30 सूट हैं। इस 30 सूट का मतलब है कि इसमें 30 कमीज़ें हैं और 30 ही दुपट्टे हैं इसके साथ। ये पैकिंग आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, जैसा कि आपका गाहक पसंद करे कि उसके इतने सूट चाहिए उसे एक पैकिंग में, तो आप उसे इतने सूट दे सकते हैं। अगर ज़्यादा चाहिए तो उसे ज़्यादा भी दे सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। अब आपको ऑफ़िस में लिए चलते हैं। ये मेन ऑफिस है जहाँ पे आके कोई भी हमारी जो पार्टी आती है उसके साथ हमने जो भी डीलिंग करनी होती है तो वो उसके साथ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ऑनर जो हैं साग साहब वो बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके बेटे बैठे हुए हैं शराज साहब, उनके साथ साग साहब के भतीजे बैठे हुए हैं बिलाल अहमद। तो ये सभी ऐसे ही मिल के काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, ये सिलसिला ऐसे चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सक्सेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको फैसलाबाद लेके आए हैं। फैसलाबाद, जिसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हब है। यहाँ पे कपड़े की सनत से मुतल्लिका सैकड़ों बल्कि हज़ारों यूनिट्स काम कर रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे भी कपड़ा बनाया जाता है और बड़ी जॉइंट मिल्स भी हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे कपड़ा तैयार होता है। इसके अलावा कपड़े से मुतल्लिका दीगर सनतें भी यहाँ खूब तरक्की पर हैं, जिनमें कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी का काम भी है, डाइंग, प्रिंटिंग और इस किस्म के दूसरे काम, कपड़े की साइजिंग का काम और इस तरह के तमाम काम जो कपड़े की सनत से मुताल्लिक़ हैं यहाँ पे खूब पनप रहे हैं। और इस कसाद बाज़ारी के दौर में भी फैसलाबाद में काफ़ी काम हो रहा है। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं, ये फैसलाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पे एक जगह है निशाताबाद। वहाँ पे एक हमें अहमदी दोस्त मियाँ इसहाक साहब के यूनिट पे हैं। इस यूनिट में एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, कपड़े पे खूबसूरत फूल और नक्शो निगार बनाए जाते हैं। इस प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों से आपका तारुफ करवाते हैं जिन्होंने बहुत ही कम सरमाए से, या यूँ कहना चाहिए स्क्रैच से काम शुरू किया और अल्लाह ताला के फजलों को पाते हुए वो एक बड़े अच्छे कारोबारी इदारे में तब्दील हुए। तो मियाँ इसहाक साहब से आपका तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मियाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक असलन किस जगह से है और आपके ख़ानदान में अहमदियत का पौधा कब लगा? जी, मेरे दादा जान और वालिदैन जो हैं वो कादियान के साथ एक गांव है जी नंगल, जी वहाँ के रहने वाले थे। और मेरे दादा जान ने इसको नंगल बागबाना भी नगल बागबाना भी कहते जी 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 के रहने वाले थे। छोटा था, वहाँ जिम्मेदारा था, उनका खेती बाड़ी करते थे। जी जी।
वहाँ ही उन्होंने जब हज़रत मसीह मौद सैर के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, उस वक़्त मेरे दादा जान एक मजहबी रुझान की वजह से उनके साथ साथ सहाबा कराम साथ होते थे, उनके साथ साथ सैर में शामिल हो जाते थे। और उसी वक़्त 2-4 साल में उनके साथ आने जाने, कुछ बातें सुनने के साथ हज़रत मसीह मौद के हाथ पे बैत कर ली। यहाँ से हमारे घर में अहमदियत दाखिल हुई। और उनका नाम क्या था? मियाँ करीम बख्श नंगली। मियाँ करीम बख्श नंगली। अच्छा, तो उन्होंने अहमदियत को कबूल कर लिया। उन्होंने अहमदियत को हज़रत मसीह मौद के हाथ पे बैत कर लिया, यानी वो गोया मसीह इस्लाम के साबी हुए। साबी। तो फिर उसके बाद यहाँ पाकिस्तान किस तरह पहुंचे? जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई है 1947 में, वो उस वक्त वहाँ से हिजरत करके यहाँ जिला फैसलाबाद में आ गए। अच्छा, उस वक्त तो लालपुर कहलाता था। लालपुर कहलाता था। और उसका एक आखिरी गांव नहर आरबी रख ब्रांच पे 277 आरबी सीतला। अच्छा, वहाँ थोड़ी सी ज़मीन इनको क्लेम में मिल गई, खेती बाड़ी शुरू कर दी। और मेरी पैदाइश भी इधर सन 1951 की है। अच्छा। और मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और 6 भाई। अच्छा। तो आपका जो वालिद साहब थे वो कितने भाई थे? मेरे वालिद साहब जो थे वो 6 भाई थे, 2 बहनें थी। हम 6 भाई और 1 बहन। तो सारे के सारे यहीं पे आबाद हुए आके? यहाँ सन 1947 के बाद वो यहाँ ही आके पहले 276 आरबी गोखुवाल है। अच्छा। कुछ देर वहाँ ठहरे, फिर जो थोड़ी सी जमीन क्लेम में मिली उसकी वजह से साथ ही वो गांव है 277 आरबी सीतला, वहाँ चल गए। खेती बाड़ी दादा जान और वालिद साहब ने शुरू कर दी। अच्छा। वो कितनी जमीन थी? वो सिर्फ 4.5 एकड़ जमीन थी, जिसमें वो 6 भाई और 2 बहनें हिस्सेदार थे। अच्छा। और हालात को देखते हुए 2 मेरे ताया जान थे जो वालिद साहब से बड़े भाई, वो सिंध स्टेट बशीराबाद में चले गए। अच्छा, बशीराबाद स्टेट में। हाँ, 2 उनके भाई वो गुजरे, एक कारखाना था। अच्छा। उसमें जाके मुलाजमत कर ली। और उनका एक भाई था वो फैसलाबाद में आ गया। अच्छा। उसने यहाँ मजदूरी शुरू कर दी। फैसलाबाद उनके आने के बाद दादाजी और वालिद साहब ने कुछ देर गांव में रहायश इख्तियार रखी और वहाँ ही उन्होंने अपनी खेती बाड़ी का काम किया। और थोड़ी देर बाद ही वालिद साहब यहाँ कोनूर मिल में, जो टेक्सटाइल बहुत बड़ी एक मिल थी, नाम था दारा, वहाँ आके उन्होंने मजदूरी शुरू कर दी। और हम छोटे बहन भाई वहाँ ही, जो मेरे छोटे बहन भाई थे, हम गांव में रहे और वहाँ ही तालीम हासिल की। गांव में प्राइमरी किया मैंने। अच्छा। और उसके बाद DCI स्कूल पक्का आना, अच्छा। वो हमारे करीब था, वहाँ मैंने 8वीं 9वीं 10वीं का मैट्रिक का इम्तिहान दिया। अच्छा। और वालिद साहब के पास यहाँ कोनूर में अप्रेंटिसशिप में आ गया, वर्कशॉप में। आपने अपनी जिंदगी का आगाज, अमली जिंदगी का आगाज 67 में किया मैंने। जी। किस तरह? मैट्रिक का इम्तिहान दिया और वालिद साहब ने यहाँ बुला लिया कि हालात ही कुछ घरेलू ऐसे थे, 4-4.5 एकड़ जमीन पे आपको पता है जैसे गुजारा होता है। वहाँ उन्होंने कोनूर मिल में मुझे वर्कशॉप अप्रेंटिसशिप में भर्ती करवा दी। किस शोबे में? मैकेनिकल शोबे। अच्छा। वो उस वक्त काम भी सिखाते थे और 40 रुपए महाना वजीफा भी देते थे। 6 महीने यहाँ मैंने काम किया। अच्छा। उसके उसके बाद नेशनल सिल्क एंड रेयान मिल एक बहुत बड़ा अदारा है। अच्छा। उसका एक शोबा डिपार्टमेंट जो है ऑब्रेरी सेक्शन था। अच्छा। वो अभी इब्तदाई मराहल में था। अच्छा। वहाँ मुझे मौका मिल गया जाने का, मैं वहाँ चला गया और वहाँ मैंने तकरीबन उनके साथ 22 साल काम किया। सन 1976 तक वहाँ रहा, फिर 5 साल के लिए लाहौर चल गया, फिर वापस यहाँ इनके पास ही आ गए। इन्होंने वापस बुला लिया। और सन जो 74 है वो यहाँ मुझे मिल में अकेला अहमदी था। वहाँ ही वो मुझे, मैं उन दिनों में जो भी हालात हुए पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानी अहमदियत को खुसूसी तौर पे पता है। उन हालात में मैं मिल में ही रहा हूँ। और जून 26 तक आप जून पे काम पे रहा हूँ। फिर मालकों के कहने पे कि यार बहुत ज्यादा हालात आपके लिए भी तकलीफ दे हैं, हमारे लिए भी। यानी उस वक्त मुखालफत अपने अरूज पे थी, गाली गलोच। जब गेट में मैं दाखिल होता था बहुत ज्यादा तकलीफ दे बातें और गालियां वो मुझे अहमदियत को करते थे। लेकिन जून 26 तक मैंने काम किया। 26 को मुझे वहाँ के जो मियाँ साहब थे उन्होंने बुलाया कि आप वापस चल जाएं ड्यूटी पे, हम आपको बुला लेंगे।
2 माह अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे घर तनख्वाह भेजी। फैसला होने के बाद मैं वापस आ गया, और उसके वापस आने के बाद खुदा ही बेहतर जानता है ये नवाजिश, ये इनाम और कराम क्यों हुआ। अब ये तो मंजिलें शुरू हुई। ये जिंदगी का एक सफर जो आपने किया है, ये 22 साल मुलाजमत, तो इन 22 सालों के दौरान आप कारोबार की तरफ नहीं आए? नहीं, सिर्फ ये थी कि छोटे भाई थे, उनको किसी मिल में मैंने नौकरी नहीं कर दी। इरादा था कि अपना ही कुछ शुरू करना है, वो काम सीखें जो छोटे छोटे हों। जैसे बिजली की एक को सिखा दिया मैंने, 80 में लाहौर था, उसको दुकान बना दी। उससे छोटा आया, वो भी इसी तरह एक को टीवी का काम सिखाया। कराची फिल्म में कंपनी में मेरा एक दोस्त था, वहाँ भेज दिया, उन्होंने कोर्स किया, वापस आ गए, यहाँ दुकान बना ली। बस तो यहाँ से तरक्की का दौर। मकबूल रोड पे हमारी जितनी भी दुकानें थी, मकबूल रोड पे थी 2 दुकानें, और एक दुकान रवा में मियाँ इलेक्ट्रिक सर्विस के नाम से थी, जो स्टेशन के सामने सड़क है मंडी को जाती, उस पे मियाँ इलेक्ट्रिक सर्विस, जो मेरे से छोटा भाई है मोहम्मद यकूब, वो दुकान उसने बनाई। और सन 87 में फिर काफी इन दिनों में खुदा ने 74 के बाद बहुत फजल किया, दुकानों में भी बड़ी बरकत डाली, मेरी नौकरी में भी बड़ी बरकत डाली। और मैंने टोटल ये तकरीबन 45-40 साल खुद मजदूरी किया, छोटे भाई किसी को नहीं करने की, ऐसे ही काम छोटे छोटे सिखाए। एक सोच थी कि अपना ही करना है, यानी तिजारत की तरफ आना है, तिजारत की तरफ आना है। और मुझे 80 में एक दुकान, दूसरी दुकान, ऐसे एक रवे में बना ली। एक भाई पढ़ता था, फिर खुदा ने काफी बेहतरी के रुझान पैदा किए। फिर जब हजूर बाहर तशरीफ ले गए हैं, उसके बाद एक भाइयों में हुआ कि हम भी बाहर जाएंगे। फिर मुझसे जो छोटे 4 हैं उनको एक एक करके 91 तक बाहर भेज दिए। 87 से लेके 91 तक चारों को बाहर घुमाए, एलो याल भेज दिए। और सबसे जो छोटा भाई है वो मेरे साथ यहाँ फैसलाबाद में, हम अपने वालिदैन के साथ थे। और 98 में उसने कहा कि अब जो बिजली के काम के हालात हैं, तो जितने बड़े अदारे थे वो मकबूल रोड के उठ के खुर्डियाँ वाला चल गए थे। कोई दुकानदारी में उसको मजा नहीं आ रहा था। सन 96 में मैं जर्मन कारोबारी सिलसिले में गया, हजूर से मिला, दरख्वास्त की, वो वापस आया, इसने जिद शुरू कर दीजिए, अब अपना ही करना है। बस अपना शुरू कर दिया 2000 में। एक मशीन ली, दूसरी ली, छोटा भाई फिर ट्रेंड 2-3 साल में हो गया। शुक्र है आज एक आपको तो एम्ब्रॉयडरी के काम का काम करने का तजुर्बा था, यानी आप एम्ब्रॉयडरी मशीनों पे काम करते थे? हाँ, मैंने 40-39 साल वहीं किया, 1 साल सिर्फ अप्रेंटिसशिप किया। इसी तजुर्बे के साथ आपने अपना यूनिट जो है शुरू अपना यूनिट। और कितनी मशीनों से शुरू किया है? एक मशीन से। एक मशीन, वो भी सेकंड हैंड जर्मन मशीन थी, उसको ZSK कहते हैं। एक मशीन से उस पे छोटे भाई को खड़ा कर दिया और साथ मैंने शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझता गया, अगले साल दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, बस इसी तरह अब तकरीबन वो ही मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करता है। मैंने 40 साल सर्विस कर ली है। अब तो उतला कोई आया गया, कोई दोस्त अहबाब एक्सपोर्ट वाले आते हैं, उनसे मिल लेता हूँ, और मिल के जो अंदर लेबर है, इलेक्ट्रॉनिक का है, क्वालिटी का है, वो ही डील करते हैं। छोटे भाई इकबाल साहब, छोटे भाई इकबाल साहब बड़ी मेहनत और ध्यान से करते हैं, और मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा उन्होंने पिक किया है इस काम को। अच्छा, अभी इस सफर में जो आपने किया, मुलाजमत के ज़माने में भी ज़ाहिर महदूद आमदनी महदूद है, तो खुदा ताला के रास्ते में जो एक तो चंदा एक आमदी हर एक दे ही रहा है जी, तो उसके साथ साथ कुछ तहरीकात भी खुलफा की तरफ से आती हैं, उनमें भी आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी होगी। तो उसका असर आप अपनी ज़िंदगी में कैसे ये देखें जी, सन 74 में जो पहले हालात थे ना, वो इतने कोई अच्छे नहीं थे। एक मजदूरी सन 74 के हालात के बाद आज भी मैं कहता हूँ कि मैं अल्फन देखूँ अपने जो सहलियत है या भाइयों की है, इसमें सहलियत मेहनत का दखल है। असल में सन 74 के बाद जब मुझे वापस मालिकों ने काम पे बुलाया, खुदा बेहतर जाने वो कौन सी ताकत थी। हाँ, एक ये है, हजूर को आए बगाए हम खत लिखते रहते थे अपनी कामयाबी के लिए। जितनी देर वो रवा में रहे हैं, एक रुझान था, जाते आते रहे हैं। खलीफा सालिस को भी जाते आते रहे हैं। खलीफा राबिया गए हैं, सन में 1996 में उनसे मिला हूँ, दुआ की दरखास्त की। उसके बाद ही जो कुछ हुआ ना, ये तरक्की की मनाजिलें इंतहाई, और एक सोच बन गई माँ बाप के कहने पे, अपने भाइयों की, कि ये जो कुछ है ना हमारी मेहनत या सहलियतों का नहीं। ये सन 74 के शायद वाकया का हमें तो एहसास, मुझे तो खास कर एहसास ऐसे हुआ कि मैं
अहमदी सन 74 में हुआ हूँ जी जी। और तबलीग से नहीं, यानी उनकी गाली गलो पैदाइशी अहमदी है, लेकिन जो अंदर एक खास और जज्बा कि मैं अहमदी हूँ, जो ये सन 74 के हालात देखे ना, मैं कहता हूँ बड़ी तकलीफ होती थी। ऐसे जैसे अंदर जख्म है ऐसे वो गालियां देते थे, लेकिन उस वक्त एक अंदर एहसास ने ये सारा उठाया कि यार हम अहमदी अब हुए हैं। उसके बाद ये जो तरक्की के दरवाजे हैं खुले। फिर बिजली की दुकानें थी, मैं मजदूरी करता था। हमारे जो हम 6 भाई हैं, हमारी 6 जेबें नहीं थी, वो एक ही जेब थी जो उन्होंने मेरे सुपुर्द की हुई थी। फिर खुदा ने किया वो बाहर चल गए, कुछ ऐसे सिलसिले चलते रहे, बेहतर से बेहतर हालात होते रहे। 2000 में फिर एक मशीन मैंने और छोटे भाई ने। अच्छा, अब इसमें एक जो बात आपने की है कि वो 6 जेबें नहीं थी, एक जेब थी। एक जेब थी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि जो बिजली के काम में आप लोग आए हैं, तो उस वक्त जो सरमायाकारी आप लोग कर रहे थे या जो दुकान शुरू करते थे, तो वो किस तरह शुरू करते थे कि बहुत ज्यादा सरमाए से या? वो ऐसे जी, मैं 5 साल हो रहा हूँ। सन 80 में छोटे भाई को वहाँ साथ ले गया, बगैर तनख्वाह के उसको मैंने मिल में रख लिया। मटीरियल मालकों का और काम जो मेरा एक असिस्टेंट था बिजली वाला वो उसका था। और फिर सन 80 में आके हमने मकबूल रोड पे दुकान दी। फिर घर में एक काम शुरू हो गया, फिर छोटा आया, बड़ा, उसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। शुरू से मेरा रुझान था कि वो काम अब बच्चे सीखें जो थोड़े सरमाए से शुरू हो। तो मैंने तो वो सीखा है जो लाखों से शुरू होता था। इनको वो काम सिखाया जैसे बिजली का है, हाँ, करोड़ों में। मैं इनको ऐसा वो काम कसदन जिद करके वाल साहब थे कि मिल वो काम नहीं सिखाना या नौकरियां नहीं, वो काम सिखाने हैं जो हम अपना बाजार में कर सकें। एक दुकान बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई। और ख़ास कोई फजल खुदा का रहा कि जेब एक थी, वो जो भी आया हमने जमा किया, घर का भी गुजारा चलाया, उससे दूसरी तीसरी। बहुत थोड़े पैसे में, उस वक्त 1000 लेते थे और दुकान का किराया था ज़्यादा कहीं किसी ने 2 महीने का एडवांस ले लिया, उस वक्त ऐसे नहीं थे। और उसी में से ये सब बरकतें। तो अब आते हैं इस कारोबार की तरफ। इसमें आपने जो इब्तदाई इन्वेस्टमेंट की, एक मशीन की, एक मशीन और सेकंड हैंड मशीन, सेकंड हैंड जर्मन मशीन की है। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है कि इसको आम लोग नहीं खरीद के, आम लोग जापानी या चाइनीज खरीदते थे कि उसको मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सादा सा काम था और सस्ता था। और मैं इसको समझता था कि ये मशीन जर्मन है, इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी बनाती है। मेहनत कर लें खुद, क्यों हम खुद मजदूर आदमी हैं। अगर ये चल गई तो इंशाल्लाह क्वालिटी में हम आगे आ जाएंगे। इसी पे अमल करते हुए एक ली, फिर अगले साल दूसरी जर्मनी खरीदी। पे कितनी इन्वेस्टमेंट की आपने? टोटल हमने ये 7-8 लाख में ली थी। किराए की जगह मकबूल रोड पे ली। छोटे भाई मोहम्मद इकबाल को वहाँ खड़ा किया, उसकी निगरानी में, साथ मैं होता था। अगले साल दूसरी ली, वो भी किराए की जगह में। फिर खुदा ने बस इतनी बरकत डाली कि फिर अपनी जगह खरीदी, अपना खाता अपने निशाताबाद के सामने वो जुमरा रोड है उस पर बनाया। फिर खुदा दिन ब दिन वो कोई समझ नहीं आती वो तरक्की कैसे हुई। जैसे लोग कहते हैं ना, बुराई में बढ़ा जाता है। खुदा ने हमें रूहानी और दुनियावी तरक्की में ऐसे कोई पर लगा दिए। बस आज आप ये सिलसिला दे लें। अब यहाँ पे एक मैं सवाल करना चाहूँगा कि आपने जो एक ज़िंदगी गुजारी है, बहुत बड़ी मेहनत की और बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की ज़िंदगी है, तो उस ज़िंदगी के में आप अपनी जमाती जो मसरूफियात हैं या जमात के साथ जो ताल्लुक है, उसका क्या अमल दखल देखते हैं? देखें जी, पहले तो मैंने कह दिया छोड़ें 74 से पहले। उसके बाद एक ऐसा रुझान पैदा हुआ कि ना चाहते हुए भी जमात के कामों में आगे अल्लाह का फजल है। आगे बच्चे हैं हमारे, वो भी इस वक्त कुछ जिम्मेदारियों पे हैं। हम भी हैं, यहाँ से तहरीकें हैं, चंदे हैं, या जमात को टाइम देना पड़ता है। हम इस काम को जो अब ये कर रहे हैं ना फैक्ट्री का, ये बाद में है, पहले में कुछ वालिदैन की वजह से तरबियत थी, कुछ सन 74 ने है ना हमें ये कहें कि पॉलिश कर दिए। असल में हम ये कहें कि अंदर से, पहले तो पैदाइशी थे, जुबानी थे, अंदर से जो अहमदी किया इन लोगों ने, जो हम पे ये फरिश्ते खड़े कर दिए है ना खुदा ने, इनकी वजह से हम अहमदी हुए और ये तरक्की की है। जी। अच्छा, अब ये जो इस कारोबार में की ऊंच नीच है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसके कारोबार क्या है। पहले तो ये सवाल है कि ये मेरे पास ये कपड़ा पड़ा है, ब्रांडी है, ये टोटल अच्छा खवातीन के लिए। किस तरह
आप लोग किस तरह इस कारोबार को चलाते हैं? देखिए, शुरू में मैं हूँ, मैंने मैकेनिकल काम, जो थोड़ा बहुता काम मैं समझता था, वो मैंने छोटे भाई इकबाल को सिखा दिया। मेरी तवक्को से ज्यादा उसने बेहतर किया। आपने पहले एक सवाल किया, मजदूर आदमी इतनी, मैं अकेला मजदूर नहीं था। हम पैदाइशी तौर पे एक बहुत छोटे जिम्मेदार के घर और मजदूर के घर ही पैदा हुए हैं। और छयों में आज भी, छयों भाइयों में आज भी ये एक आदत है कि हम अपनी फैक्ट्री में मजदूरों की तरह काम करते हैं। अब तो मैं ये समझो 40 साल 39 साल नौकरी करके फारग हो गया हूँ। बाल साहब हैं, ये 7 मजदूरों के मजदूर बन के काम करते हैं। जर्मन में 4 भाई हैं, वो भी मजदूरों की तरह मजदूर बन के काम करते हैं। ये शुरू से कह लें कि जब हम खदाम थे, वो जो वकारे अमल का असर है, ये उसके असरात हैं और दवाओं के असरात हैं कि आज भी हम ये नहीं समझते कि फैक्ट्री के मालिक हैं, हम मजदूर हैं, मजदूरों की तरह काम करते हैं। ये 6 भाइयों की यही आदत है। आगे औलाद है, एक को दुकान मैंने बड़े बेटे को बना दिया, छोटा बेटा अपने चाचू के साथ फैक्ट्री में बैठता है, और एक जो अभी भाई इकबाल का बेटा है वो अभी पढ़ रहा है। तो शुक्र है हमारा आज से ही मिजाज जो है ये फितरतन ही मजदूरों की तरह है। सादगी से रहो, सादगी से खाओ, मजदूरों के साथ मिलके भाइयों की तरह रहो, काम करो। ये हम आज भी ऐसे ही करते हैं। तो इस काम में किस तरह काम होता है, इसके बारे में कुछ? इसमें यह हम यहाँ एम्ब्रॉयडरी में ना तैयार कपड़ा आता है। और यहाँ अब ये देखें कि इकबाल साहब 5-6 साल से लगातार 8 साल हुए एम्ब्रॉयडरी लगाए को, 6 साल से तकरीबन टोटल लेबर को, क्वालिटी को, कपड़े को, जो हमारे पास ग्राहक व्यापारी आते हैं उनको वही डील करते हैं। उनसे पूछें तो आपको वो तफसील से बताएंगे। ठीक है, मैं उनको बुला देता हूँ, उनसे बात करेंगे। अब जब आप पिछली जिंदगी को देखते हैं अपनी को, तो हम उसको जरा इख्तिसार से बात करते हैं कि आप किस चीज़ को पाते हैं कि उस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, और वो कौन सी राह थी जिस पे आप चल के इस जगह तक पहुंचे? देखें जी, मजहबी घराना तो है ही था, फिर अहमदियत, वो एक माँ बाप दादाजी की वजह से मेहनत, दयानत, दूसरे कारोबार में या वैसे भी दोस्तों में झूठ बोलने से परहेज गरेज, यही कामयाबी है कि दुआएं हैं हजूर की, कोई जमात की वजह से बरकत है। और हम अपने कारोबार में कभी झूठ, बदध्यानती, कोई 2 नंबर हरकत नहीं करते, और हमारे जो ग्राहक हैं वो इसी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। हम जो कहते हैं वो कर देते हैं। हमारी तरक्की का राज मेहनत, दयानत, यही। और जो नया लड़का नौजवान है उसको आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो क्या मशवरा देंगे? एक तो इस कारोबार में आना चाहता है, उस पर बाद में बात करेंगे। जनरली एक आदमी नया कारोबार शुरू करना चाहता है या एक कारोबार में आना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या मुतय्यन करेंगे रास्ता कि इस रास्ते पे वो चले तो उसको कारोबार में कामयाबी हासिल होगी? देखें, जिस तरह अब हालात हैं कारोबारी या दुनियावी, जो पूरे हालात हैं, बहुत तेजी है। अब कारोबार हमें आने के लिए यही एक चीज है कि पहले उस काम के मुतल्लिक जाए, यानी उसको समझना चाहिए। उसका जो काम शुरू करना है, जो थोड़े सरमाए से करना है, उसके लिए ये शर्त है कि वो अमानत और दयानत के साथ इस काम को, जो भी उसने शुरू करना है, उसको समझे, गौर करे, उसके बाद थोड़े सरमाए से काम शुरू हो सकता है। जैसा मैकेनिकल काम है, कोई वर्कशॉप का शुरू कर ले। एम्ब्रॉयडरी है, खैर अब ये तो अगर शुरू करना पड़े कोई 10, 12, 15 लाख लगाना पड़ेगा। छोटे छोटे काम है, उसमें खुदा ने बड़ी बरकत रखी हुई है। मैंने 1-2 दोस्तों को काम शुरू करवाया, वो मोटरसाइकिल मैकेनिक थे, उनके पास सरमाया नहीं था, सिर्फ उनको 1000 ले दिए, 2-2.5 हज़ार के। वो 1-2 बैठे हैं, कर रहे हैं। 1-2 और दोस्त थे, कुछ रिश्तेदारों में लड़के थे, उनको ये काम सिखाया, आज अच्छी भली तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले अमानत, दयानत अपने माहौल में हर कोई ये कहना शुरू कर दे कि यार एक पहचान आपकी बन जाए, यार मेहनती है, दयानतदार है। और खासकर उन लोगों में, दूसरे लोगों में बैठ के गैर जमात में, ये एहसास जरूर उन लोगों को कराना चाहिए कि अगर हम दयानतदार हैं, मेहनती हैं, कि ये जो कुछ है हमारी जमात ने हमें मुंतकिल किया है, ना कि हमारे देखें जमाने के हालात आपको नजर ही आ रहे हैं ना। ये एक पहचान होनी चाहिए, और आप ये नजर रखें कि हम अहमदी हैं।
हजूर ये फरमाते हैं, जमात का माटो ये है, तो फिर उम्मीद है कि कितने भी छोटे कारोबार से आप शुरू करें उसमें कामयाबी हर सूरत है। हजूर को खत लिखते रहें, अपने जो इलाके के अहदेदार हैं उनसे मिलते रहें, दुआ के लिए कहते रहें। और इस कहने से ये नहीं है कि उन्होंने आके साथ हाथ से करवाना है, वो आपकी तरबियत करते हैं भी देखें भाई मेहनत से करें, अमानत से करें, दयानत से करें, वो एक चीज साथ साथ तरबियत। अब भी हम जाते हैं मीर साहब के पास या हमारे खुदामुल अहमदी कैंस, वहाँ जाते हैं या अब दोस्तों में बैठते हैं तो वहाँ अखलाकियात की बातें होती हैं, वो कारोबार करना है, वो दोस्तों से मिलना है, ईमानदारी की बातें, यही चीज जो है बेस के इंसान की। यानी आपके नजदीक बुनियादी चीज ये है कि एक अहमदी को जो जमात सिखाती है कि झूठ नहीं बोलना, बदयानती नहीं करनी और मेहनत से काम करना। हाँ, और जो उसूल आपने जो बिल्कुल एक छोटी सी बात की थी कि हमें वकार अमल ने सिखाया कि हाथ से काम करने से में ही बरकत है। तो अब दूसरी तरफ आता हूँ कि ये जो कारोबार है एम्ब्रॉयडरी का, अब ये इस बात को हम ध्यान में रखते हैं कि ये काम दुनिया के किसी हिस्से में भी शुरू किया जा सकता है, किसी हिस्से में भी शुरू, अफ्रीका में यहाँ भी खवातीन है, हाँ ये उनकी फितरत में है ये चीज, वहाँ शुरू किया जा सकता है। अफ्रीका में भी आमदी हैं, यूरोप में पूरी दुनिया में किसी खित्ते में चल जाए और मौजूद है। कपड़ा हर एक की जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, और औरत को बनाओ श्रृंगार की वजह फितरत दी है खुदा ने, उनको ये फूल बूटे रंगदार चीजें पसंद है, तो कहीं भी शुरू किया जा सकता है। अगर कोई ये कारोबार शुरू करना चाहता है तो मुख्तरन ये बताएं कि क्या किस चीज की जरूरत है उसको सरमाए के साथ साथ? सरमाए के साथ साथ जी सबसे पहले मैंने अर्ज किया है, अब ये अब कारोबार शुरू करना है ना, 16, 18, 20 लाख चाहिए। अगर उन्होंने जो मैंने पहले अर्ज किया है कि मेहनत, अमानत, दयानत, झूठ नहीं बोलना, एक की बजाय 2 शुरू हो जाए, एक मशीन भी अगर लगा ले, मेहनत दयानत से काम करें, माहौल उनको कबूल कर जाए, ये मेहनती हैं, दयानत हैं, काम को समझते हैं, वो 2 घर आराम से चलाएगी। और अगले साल नहीं, उससे अगले साल 2 कर लें, 3 कर लें, 4, जब वो स्टैब्लिश हो जाए फिर बेशक अलहदा करें। लेकिन बुनियादी ये है कि झूठ ना बोलें, एक दूसरे के साथ खलूस से सच से पेश आए, 2 नहीं 3 भी इकट्ठे होके कर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2-3 अफराद मिलके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है दयानतदारी से, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर 2 सके भाई भी शुरू करेंगे, झूठ बोलेंगे तो दयानतदारी नहीं होगी, बादतमादी होगी, वो खत्म हो जाएगी। और एक नहीं दुनिया में 20 मसाले आपको मिलेंगे। यहाँ दयानत से, अमानत से और मेहनत करके चला है, वहाँ बरकत आती ही आती है। हजूर को आए बगैर खत लिखते रहे, अपने अमीर साहब को, दोस्तों को, जमात में दुआ की तहरीक करते रहे। जिंदगी का वाकया जो बता रहे थे 1996 में आप हजूर से मिले हैं, आप उस दुआ का असर देखते हैं अपनी जिंदगी में? ये जी 74 से शुरू होया था, उस वक्त से शायद हजूर ने कैसी दुआ की, खुदा ही बेहतर वो जानते हैं। उन्होंने कोई पहिए ऐसे लगा दिए हैं जिसमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है, ना पेट्रोल डालता है ना डीजल डालता है, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है जी मेहनत से, ईमानदारी से करें। वो हम कर रहे हैं, और वो कोई ऐसे पहिए लगा गए हैं, ऐसा इंजन फिट कर गए हैं, उसमें अब फ्यूल की जरूरत नहीं, दिन ब दिन चल। और इस कारोबार में जो आप कर रहे हैं इस वक्त बाकियों के हालात क्या हैं और आप लोगों के क्या हैं? जो मजमूई तौर पे मार्केट फैसलाबाद की देखी, यहाँ कुछ यूनिट हमसे, कुछ नहीं काफी यूनिट हमसे बड़े, वो कारोबारी तौर पे, क्यों मुल्की हालात वक्ती तौर पे ऐसे हो गए, परेशान है। छोटे भी परेशान है, ये खुदा ही बेहतर जानता है। जो मैंने कहा ना, उन दुआओं की वजह से, और जो उन्होंने एक शर्त रखी थी, अमानत दयानत को नहीं छोड़ना, मेहनत को नहीं, ये चीजें साथ लेके चल रहे हैं, हम सुखी हैं। हमारे पास काम की कोई अल्लाह के फजल की कमी नहीं, और इसमें बरकत भी बहुत है। दूसरे अगर हालात देखें, छोटे यूनिट, बड़े यूनिट, काफी लोग परेशान, विच वो लोग जिनके पास सरमाया ज्यादा है, पुराने हैं, वो बेहतर भी चल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो परेशान हैं, मुल्की हालात कह लें, बिजली का कह लें, उनका अपना बर्ताव खासकर जो है ना मार्केट में, उसकी वजह से कह लें। हम बहुत कम लोगों से काम करते हैं, 5-6 लोग रखे हुए हैं, 1-2 एक्सपोर्ट के हैं, जैसे फैसलाबाद में निशार टेक्सटाइल है, अब यूनिट लाहौर चला गया, वहां से हमें काम भेजते हैं। क्या है यार, ये मेहनत से करते हैं, जो कहते हैं दयानत से करते हैं, क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं होने देते, वो भेजते हैं। यहाँ 2-3 हमारे गाहक हैं, वो हमसे ही करवाते हैं। अगर हम 2 पैसे ज्यादा भी लें, वो मान जाते हैं रेट में, तो उनको पता है यहाँ
2 नंबर काम नहीं होगा, डिजाइन में कोई हेरा फेरी नहीं होगी, धागे में नहीं होगी, जो कह दिया वो ही होगा। यही चीज कामयाबी का राज है। नाजरीन, आपने मोहतरम मियां इसहाक साहब की बातें सुनी हैं। ये गालिबन हमारे सिलसिले का चौथा प्रोग्राम है और इस चौथे प्रोग्राम तक हम तमाम अपने अहमदी ताजिर भाइयों से जिन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं एक बुनियादी बात सुन रहे हैं, और वो बात यह है कि झूठ से दूरी, अमानत और दयानत और जमात से गहरा ताल्लुक़ और वाबस्तगी, ये 3 चीज़ें एक अहमदी ताजिर को मुमताज़ करती हैं और उसके अंदर ये बात पैदा करती हैं कि वो कामयाब हो जाए, और कामयाबी एक तसलसल के साथ उसको हासिल होती चली जाती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसहाक साहब का कि आपने हमें वक्त दिया बावजूद एक मसरूफ़ शख्स होने के, और आपने हमें ये बताया कि एक अहमदी ताजिर को किस तरह कामयाबी नसीब होती है, और आपने नहायत इख्तिसार से एक बात बताई है कि दयानत एक बुनियादी वस्फ़ है जो इंसान को बहुत आगे लेके जाता है। और जैसे ये बता रहे हैं कि दूसरे लोग कसाद बाज़ारी का शिकार हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो एक तसलसल के साथ चल रहा है, और हमारा जो काम है वो एक उसको लोग पसंद करते हैं, और उनको ये इल्म होता है कि हम ऐसे लोग हैं जो बददियानती नहीं करेंगे, जो काम लेंगे वक्त पे देंगे। और एक बात जो इन्होंने और बताई कि खुदा ताला के रास्ते में खर्च करने का असर भी ये देखते हैं, और फिर साथ साथ हज़रत खलीफतुल मसीह के साथ जो दुआ का ताल्लुक़ है इनके ख़ानदान का, वो बहुत पुराना है। मसीह इस्लाम के ज़माने में जो लोग आमदी हुए और जिन्होंने मसीह इस्लाम को पाया, उनकी औलादों में अल्लाह ताला ने तरक्की दी और बेइंतहा तरक्की दी। जिन्होंने एक पाई भी मसीह इस्लाम के ज़माने में खर्च की है, अल्लाह ताला जिनको बेतहाशा नवाज रहा है, और उसकी एक ही मिसाल हमारे सामने है। अल्लाह ताला इनको रिज़ाए खैर दे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।